नमस्कार दोस्तों इमेजिन करिए आपके लाइफ में अचानक से सोशल मीडिया गायब हो जाए। ना तो आप व्हाट्सएप चला पा रहे हैं, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना यूट्यूब पर आप वीडियोस देख पा रहे हो। इमेजिन करो आज के डेट में ये कितना बड़ा डिफिकल्टी लाने वाला है हमारे जीवन पर। मतलब कि हम सब कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड हैं। ये बेसिक नेसेसिटी बन गया आज के डेट में। क्या है कि इसी की वजह से नेपाल के लोग शॉक में हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार आगे होगा क्या। नेपाल सरकार ने ऑर्डर कर दिया है कि जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, करीब 26 के आसपास, उन सब पर बैन लगाया जाए। और ये इमीडिएट ऑर्डर जारी किया गया है। और इसीलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वाई नेपाल इज ब्लॉकिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा भारत में भी कुछ ऐसी स्थिति हुई थी 2-3 साल पहले। आपको याद होगा ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो भारत सरकार है, उनके बीच में यहां पर इश्यूज चल रहे थे। और इनफैक्ट चर्चा ये भी हो रही थी कि शायद भारत भी यहां पर बैन कर सकता है, लेकिन चीजों को सुलझाया गया। वही कुछ आपको नेपाल में भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी बैच आप लेना चाहते हो जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करिए। जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी, हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए कल जो है 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को। जैसे भारत में भी एयरटेल, वोडाफोन या फिर जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको ऑर्डर जारी किया गया है नेपाल के अंदर कि आप 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दो, ब्लॉक कर दो उसका एक्सेस, ताकि नेपाल के लोग उसको एक्सेस ना कर पाएं। और यहां पर 26 जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया, इनके नाम आप देख सकते हो। फेसबुक और मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, आप यूट्यूब पर वीडियोज नहीं दे सकते, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, रेडिट हो गया, स्नैपचैट, ये सभी के सभी 26 जो हैं, इनके ऊपर बैन का ऑर्डर जारी किया गया है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हैं प्लेटफॉर्म्स जो कि अभी भी चलेंगे। फॉर एग्जांपल टिकटॉक हो गया, वाइबर हो गया, वी टॉक हो गया, तो वो अभी भी काम करेंगे। लेकिन एक्चुअली मैं देख रहा था कि आज सुबह जो है मैंने कॉल भी किया नेपाल में चेक करने के लिए क्या ये चल रहा है कि नहीं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर चल रहा है, किसी का फेसबुक चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इनका पूरा एक्सेस बैन करने में हर जगह जो है थोड़ा सा टाइम लैग हो सकता है। हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लोग नेपाल से डायरेक्टली देख भी पा रहे होंगे। तो क्या है कि अभी थोड़ा सा शायद 1-2 दिन लग जाएगा इसको पूरी तरह से बैन करने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने, कि यहां पर जो रजिस्ट्रेशन रूल्स फॉलो करना चाहिए था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, वो उन्होंने नहीं किया है। और इसी की वजह से 4 सितंबर के मिडनाइट से ही ये जो पूरा बैन है वो इफेक्ट में आ चुका है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बता देता हूं। क्या हुआ था कि अभी पिछले महीने की बात है, करीब 10-15 दिन पहले सरकार ने फाइनल नोटिस जारी कर दिया 7 डेज का। 7 दिन का डेडलाइन दे दिया सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ये जितने भी है, कि आप नेपाल सरकार के साथ रजिस्टर करो। मतलब अगर आप अपना साइट चलाना चाहते हो नेपाल के अंदर, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा नेपाल में। तो यहां पर बताया ये जा रहा है कि ये जो डेडलाइन था वो 3 सितंबर को खत्म हो गया। और यहां पर ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जितने भी आप देख रहे हो, उन्होंने कंप्लाई नहीं किया। मतलब उनको जो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था, जो रूल्स फॉलो करने चाहिए थे, वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नहीं किया। और इसी की वजह से जो नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उन्होंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बोल दिया इन सभी प्लेटफॉर्म्स को नेशन वाइड ब्लॉक कर दिया जाए। अच्छा, यहां पर इसका लीगल और रेगुलेटरी बेसिस क्या है मैं आपको बताता हूं। क्या हुआ था कि 2023 में, एक्चुअली नेपाल में 2080 बोला जाता है क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलता है वहां पर, तो डायरेक्टिव रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये बेसिकली ऑर्डर जारी किया गया था 2023 में नेपाल सरकार के द्वारा। और इस ऑर्डर के अंदर क्या था, ध्यान से समझिए। इसमें यह बोला गया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उनको नेपाल में काम करना है, अपने वेबसाइट को एक्सेस कराना है लोगों के लिए, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब अपने आप को बताना पड़ेगा कि हम नेपाल में काम कर रहे हैं। फिर दूसरा, उनको एक और चीज़ करना है कि एक लोकल जो लाइसेंस कॉन्टैक्ट ऑफिसर है, मतलब सपोज मान लो अगर नेपाल सरकार को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है फेसबुक से, तो नेपाल सरकार किसको कॉन्टैक्ट करेगी? तो फेसबुक को या फिर एक्स को जो है, या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको एक कॉन्टैक्ट ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए नेपाल के अंदर, जो कि अभी तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ एक ग्रीवियंस
हैंडलिंग ऑफिसर भी अपॉइंट करना चाहिए। मान लो अगर किसी भी यूज़र को कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, अगर उसके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो यूज़र कहाँ जाएगा, वो नेपाली यूज़र किधर जाएगा, किससे कॉन्टैक्ट करेगा। तो एक ग्रीवियंस हैंडलिंग ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा इन सभी प्लेटफॉर्म्स को। तो ये डायरेक्टिव बेसिकली जारी किया गया था और नेपाल सरकार चाहती थी कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो और सेल्फ रेगुलेशन हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, नेपाल की सरकार एक ड्राफ्ट बिल भी लेकर आई है, ड्राफ्ट सोशल मीडिया बिल, जो कि पार्लियामेंट में अभी है, अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि और स्ट्रिक्टर रूल्स जो हैं वो फ्यूचर में लाए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो ये वीडियो को तो आपको याद आ रहा होगा, भारत में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। पहले जो ट्विटर है वो रेसिस्ट कर रहा था कि नहीं, हम कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे, ये हमारे स्वतंत्रता के खिलाफ जाता है, आप चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। भारत में भी कुछ ऐसा हो रहा था 2-3 साल पहले, लेकिन फाइनली व्हाट्सएप या फिर ट्विटर, इन सबको चीज़ें माननी पड़ी। तो यही चीज़ आपको नेपाल के अंदर भी देखने को मिलेगा। खैर, नेपाल की सरकार जस्टिफिकेशन क्या दे रही है? नेपाल की सरकार का कहना है कि हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो। मान लो अगर कोई गलत खबरें फैलाई जाती हैं, अगर कोई भी चीज़ें गलत तरीके से होता है प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इन प्लेटफॉर्म्स को, वो उससे भाग नहीं सकते। साथ ही साथ फेक अकाउंट्स, मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाया जाता है, साइबर क्राइम होता है, तो उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड इसीलिए नेपाल की सरकार कह रही है कि हम ये रूल्स लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ सोशल हार्मनी बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। इनफैक्ट आपको याद होगा, कुछ महीने पहले खबरें भी आ रही थी कि नेपाल में काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, राजा का प्रदर्शन हो रहा है। तो इस तरह की जब चीज़ें चल रही थी तो यहाँ पर कई सारे रूमर्स भी फैल रहे थे। तो कहीं ना कहीं नेपाल की सरकार चाहती थी कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें हों तो उसको ब्लॉक किया जा सके। जैसे आज के डेट में आप देखोगे भारत में, अगर भारत सरकार चाहे तो किसी भी अकाउंट्स को ब्लॉक करवा सकती है, ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक रूल्स बना हुआ है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मानना पड़ता है। तो इसी की वजह से जो लोकल ग्रीवियंस रिड्रेसल है वो लाना चाहती है नेपाल की सरकार, और इसीलिए ये पूरा जो रूल्स हैं वो लाए गए थे। अच्छा, यहां पर दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका क्या कहना है? फॉर एग्जांपल जो जर्नलिस्ट हैं, राइट्स ग्रुप्स हैं, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि नेपाल सरकार एक प्रकार से फ्री स्पीच पर हमला कर रही है, प्रेस फ्रीडम के ऊपर हमला हो रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन पर हमला हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर सरकार जानबूझकर फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश कर रही है इस तरह के रूल्स लाकर। आप यहां पर देख भी सकते हैं, जो फेडरेशन ऑफ नेपालीज जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस डिसीजन को कंडेम किया है और कहा है कि दिस इज द वॉयलेशन ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, कि यहां पर सरकार रूल्स के बहाने कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है कि अगर कोई, मान लो पत्रकार कोई सही बात उठा रहा है नेपाल के अंदर, तो उसके अकाउंट को ब्लॉक करने का ऑर्डर जारी कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा है क्रिएटर्स और फ्रीलांसर्स। मतलब कि अब प्रॉब्लम क्या है कि अब देखिए आज के डेट में हर कोई सोशल मीडिया पर आ रहा है, अपने बिजनेसेस को सोशल मीडिया पर लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस को डर है, जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, कि उनका इनकम लॉस हो सकता है, उनकी जो रीच है वो यहाँ पर रुक सकती है। इनफैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिसेंटली फेसबुक ने नेपाल के अंदर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लेकर आए थे, तो वो डिरेल हो सकता है, क्योंकि जो कई सारे लोकल क्रिएटर्स थे वो वीडियोस के थ्रू, रील्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू जो है काफ़ी पैसे भी कमाने लग गए थे, तो उनकी इनकम अचानक से यहाँ पर रुक जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका डिसरप्शन इन डेली कम्युनिकेशन। क्या है कि मोर देन 7 मिलियन यूथ वो नेपाल के बाहर रहते हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई लंदन में है, बहुत सारे भारत में हैं। तो उनका जो कम्युनिकेशन है फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ घर पर, वो यहाँ पर काफ़ी बड़े प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ होने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो रिलेटिव्स भी रह रहे हैं, परमानेंटली फॉरेन चले गए हैं, वो भी लगातार बातचीत करते रहते हैं, तो उन सबको इशू आएगा। खैर, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसकी वजह से वीपीएन का यूज़ बढ़ जाएगा। मतलब बैकडोर के थ्रू लोग कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ था टिकटॉक बैन के दौरान भी। नेपाल ने भी टिकटॉक पर बैन लगाया था, तो लोग वीपीएन का इस्तेमाल करने लग गए थे। अच्छा, इसका इम्पैक्ट बाकी नेपाल के जो लोग रह रहे हैं इस समय, उनके ऊपर भी काफ़ी पड़ने वाला है, क्योंकि आप समझिए, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, सब लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। बिजनेसेस और क्रिएटर्स, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो इसी पर आ गए हैं सोशल मीडिया पर, उनके ऊपर प्रॉब्लम होगा। मीडिया और एनजीओज, मतलब जो आज के डेट में आप देखोगे, कोई भी न्यूज़ आप देखते होगे तो लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही देखते हैं, ट्विटर पर जाकर, फेसबुक पर जाकर, तो वहाँ के थ्रू भी न्यूज़ फ्लो होता है, तो उसमें इशूज़ आएंगे। इकॉनमी, जो डिजिटल इकॉनमी है, उसको एक बड़ा झटका लगेगा नेपाल के अंदर। और जैसा मैंने आपको बताया कि वीपीएन का लोग इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन सबको पता नहीं होता कैसे करना है, थोड़ा सा स्लो भी होता है, और उसको भी कई बार ब्लॉक कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो देखना होगा कि आगे चलकर क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो,
एक तो ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़्यादातर यही बताया जा रहा है कि वो मान जाएंगे चीज़ों को लेकर, वो अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, ऑफिसर्स को अपॉइंट कर देंगे, तो वापस से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। या हो सकता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट वापस से चले जाएं और पिटीशंस फाइल कर दें कि यहाँ पर हमारे ऊपर जानबूझकर रूल्स थोपने की कोशिश की जा रही है, तो मे भी मामला शायद कोर्ट के अंदर जा सकता है। या फिर अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मना कर देते हैं कि हम रजिस्टर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ये बैन जो है वो आगे काफ़ी लंबा चल सकता है। तो देखना होगा कि आगे इसमें क्या करती है नेपाल सरकार अल्टीमेटली, लेकिन डेफिनेटली इसका असर आपको नेपाल के लोगों पर बहुत बड़ा होने वाला है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि इमेजिन करिए आपके लाइफ में सोशल मीडिया नहीं है, अचानक से गायब हो गया, तो कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो ये चीज़ है दोस्तों। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है कि जो काला पानी, लिम्पाईदुरा और लिपू लेक जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है भारत के साथ, वहां पर कौन सी नदी बहती है, वो जो बाउंड्री है वहां पर कौन सी नदी बहती है आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा इवनिंग बैच 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है 2026 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है या डायरेक्शन और क्लैरिटी के लिए गाइडेंस चाहिए। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव मॉर्निंग क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड क्विक रिवीजन, पीआरपी और एमआरपी जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ, हर महीने टॉपर्स को 11,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड। पर दोस्तों बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अभी एनरोल करके अपनी यूपीएससी जर्नी को स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनाइए। डाउनलोड स्टडी आईक्यू ऐप या विजिट वेबसाइट, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड क्लिक बाय नाउ एंड अप्लाई कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, वहां पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।